हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं झारखंड सामान्य ज्ञान में। ये आपका क्रमबद्ध पढ़ाई चल रहा है और हम लोग आज 8वां चैप्टर मध्यकाल में झारखंड के बारे में जानेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम जेपीएससी का है या झारखंड एसएससी का है तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर चैप्टर से एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और आपको ध्यान रखना है कि उस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन ना छूट पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मध्यकाल में झारखंड है, उससे पहले हम देखिए सबसे पहले थ्योरी पार्ट, ये उड़ान पब्लिकेशन बुक का थ्योरी पार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यहाँ बताने के बाद आपको हम जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से इस चैप्टर का 68 क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से रखेंगे, यानी कि हर एक लाइन से जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, आपको क्या करना है, इत्मीनान से धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू से पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पर मध्यकाल में झारखंड ये आपका 8वां चैप्टर है। हाँ, अगर आप 1 से लेकर 7 चैप्टर तक का पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह से हम पहले आपको इस तरह थ्योरी पढ़ाएं और फिर आपको ऑब्जेक्टिव कराएं। तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में झारखंड में यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो सबसे पहले पूर्व मध्यकाल के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्व मध्यकाल के बारे में क्या बता रहा है। बता रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि पूर्व मध्यकाल की घटना, यानी कि पूर्व मध्यकाल जो चला वो किन दो संबंध को स्थापित करता है। तो बताएंगे हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ठीक है, के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में आपको क्या याद रखना है, हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कब हुआ दिल्ली सल्तनत की स्थापना? 1206 ईस्वी में। किन्होंने स्थापना किया था? तो गुलाम वंश। क्यों ही दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक जो गुलाम वंश का स्थापना किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला पॉइंट देखिए, कहता है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा। ये भी आपको याद रखना है। तो झारखंड काल का तो संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा, इसलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अगला देखिए, महामाया मंदिर, ये कहाँ है आपका? गुमला में है। इससे देखिए क्या कहता है, हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल में रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि हापा मुनि मंदिर कहाँ है। तो ये है हमारा हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर है। क्वेश्चन ये बनेगा कि हापा मुनि गांव में कौन सा मंदिर है, महामाया मंदिर है, या फिर महामाया मंदिर किस गांव में है। ज़्यादा क्वेश्चन ये बनेगा कि महामाया मंदिर किस गांव में है, तो हापा मुनि गांव में। चलिए, तो इससे हमने संबंधित हुआ, संबंध जोड़ा है कि पूर्व मध्यकाल का संबंध रहा है, क्योंकि वहाँ पर महामाया मंदिर है। अब देखिए, महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महामाया मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया, तो गजघंट राय ने कराया। कब कराया? 908 ईस्वी में कराया, ठीक है। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था, तो हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। ये सारे क्वेश्चन नीचे मिलेगा, इसलिए अभी इसको थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मज़ा आएगा देखना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो कहता है टांगीनाथ का मंदिर। अब देखिए यहाँ पे टांगीनाथ का मंदिर के बारे में बता रहा है। यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। गुमला में एक मांझ गांव उसी में है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे टांगीनाथ का मंदिर, यह मंदिर गुमला में अवस्थित है, याद रखेंगे। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। किस काल में? तो पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में हुआ है टांगीनाथ का मंदिर। अभी हम लोग जाने महामाया मंदिर का निर्माण किस गाँव में हुआ है? हापा मुनि गाँव में हुआ है, ठीक है। उसके
उसके बाद हम लोग जाने टांगी नाथ का मंदिर, ये कहाँ है? गुमला में अवस्थित है, गुमला के मंझ गांव में अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ, यानी कि पूर्व मध्यकाल में। अब देखिए छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पूर्व मध्यकाल से निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नहीं है या है? तो हम 3 मंदिर का नाम अभी बता रहे हैं, महामाया मंदिर जो गुमला में है, टांगीनाथ का मंदिर जो गुमला में ही है, मंझगांव में है, और छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ ये भी पूर्व मध्यकाल से है और ये रजरप्पा रामगढ़ में है। कहाँ पर है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ? रजरप्पा रामगढ़। ये क्वेश्चन भी बनेगा कि छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा रजरप्पा रामगढ़। कि अष्टभूमि छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ की पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ज़्यादा यही पूछेगा, पूछने का यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आएगा, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहाँ पर है? तो रजरप्पा रामगढ़ में। या फिर ये भी पूछ सकता है अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहाँ है? तो वो कहाँ है? रामगढ़ में। कौन सा मंदिर है? तो छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, वो तो लिखा हुआ ही है, तो कहाँ पर और किस काल से संबंधित है? ये भी पूछ सकता है, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रजयोगिनी को ही हिंदू प्रतिरूप है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रजयोगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? तो हिंदू का, ठीक है। और ये किस काल से पढ़े हम लोग? पूर्व मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल में कितना मंदिर पढ़े? 3 मंदिर। कौन कौन? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला में है। कहाँ पर है गुमला में? तो हापामुनि गांव में स्थित है, ठीक है। उसके बाद पढ़े टांगीनाथ का मंदिर, ये भी कहाँ है? गुमला में। गुमला में कहाँ है? मांझ गांव में है। उसके बाद हम लोग पढ़े छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहाँ है? तो ये हमारा है रामगढ़ में। रामगढ़ में कहाँ? तो रजरप्पा में। और वहाँ क्या है? अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है, ठीक है। और यह हिंदू प्रतिरूप है। चलिए, तो पूर्व मध्यकाल से इतना क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर मध्यकाल। तैयारी अच्छा से करोगे ना तो एग्जाम में नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए थ्योरी पढ़ो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो देखिए, बख्तियार खिलजी के बारे में बता रहा है। तो बख्तियार खिलजी के बारे में अब कहता है कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बख्तियार खिलजी ने झारखंड पर कब आक्रमण किया? 13वीं शताब्दी में, ठीक है। किससे? किस नदी, यानी कि किधर से होकर? तो झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? नदिया होकर, झारखंड होकर। ठीक, बख्तियार खिलजी ने कब? 13वीं शताब्दी में नदिया पर आक्रमण किया था। नादिया, ठीक है, झारखंड होकर। अगला क्वेश्चन, दास वंश के इल्तुतमिश, देखो दास वंश को ही गुलाम वंश बोलते हैं, इलवरी वंश बोलते हैं, ममलूक वंश बोलते हैं। दास वंश का बहुत सारा नाम है, गुलाम वंश है, इलवरी वंश है, ममलूक वंश है, दास वंश है ही। तो दास वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, ठीक है। तो देखो, दास वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसके समय में झारखंड, ठीक है, यानी कि दास वंश यानी कि गुलाम वंश से मुक्त था? तो बोलेंगे इल्तुतमिश और बलबन के समय, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कौन सा शक्तिशाली राजा के कारण दिल्ली सल्तनत से झारखंड अप्रभावित रहा, यानी कि प्रभाव नहीं पड़ा? तो नागवंशी राजा हरिकर्ण के कारण। ये एक शक्तिशाली राजा था जिस कारण से ये सबको हिम्मत नहीं हुआ इल्तुतमिश और बलबन को झारखंड में प्रवेश करने का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हरिकर्ण के कारण। अगला क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? छज्जू मलिक, और नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अब यहाँ पर नागवंशी शासक, नागवंशी राजा हरिकर्ण होगा, हो सकता है यही रहा होगा जिसको कर देने के लिए, इसको तो नहीं था, ये नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने नागवंशी शासक को, ठीक है, कर देने के लिए विवश किया था। ये याद रखेंगे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? छज्जू मलिक है। नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, देख लेना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। कहते हैं क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चाई चांपा तक आ पहुंचा था। हजारीबाग में, चाई चांपा कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक, पढ़ा लिखा शिक्षित शासक था, जो तुगलक वंश का शासक था।
का सेनापति मलिक बयां, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, मलिक बयां किसका सेनापति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा तक आ पहुंचा था, कौन आया था? कौन आया था? मलिक बयां आया था। कहाँ आया था? हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा तक। ठीक है, मलिक बयां कहाँ था, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। लेकिन ये एक बात बताओ, ये तो बोला गया कि यहाँ पर आया, लेकिन एक संथाली का जो स्रोत है, संथाली स्रोत यानी कि संथाली पुस्तक, संथाली का जो भी ज्ञाता होगा, उसने जो भी कुछ पुस्तक लिखा होगा, उसमें कहा गया है क्या कि यह आक्रमण ना इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इब्राहिम अली के नेतृत्व में। चलिए अगला है, तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। अब देखो यही हरिकर्ण, यहाँ जो बोले ना मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग में चाय चंपा तक आ पहुंचा। उस समय कौन था तुगलक वंश का नागवंशी राजा? हरिकर्ण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक को हम लोग शॉर्ट नेम FST भी बोलते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बड़े इलाके पर विजय प्राप्त किया। कहाँ पर विजय प्राप्त किया? FST ने सतगावा क्षेत्र में। FST में ना फिरोज शाह तुगलक ने बड़े इलाके पर विजय प्राप्त किया तथा सतगावा को अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। सतगावा को अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। किसको, किसने बनाया ये बताओ? तो फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बड़े इलाके पर विजय प्राप्त किया। ठीक, सतगावा को अपने जीते हुए क्षेत्र में राजधानी बनाया। क्वेश्चन आएगा, सतगावा को राजधानी किसने बनाया जीत कर? ठीक है, तो बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने, और इसने हजारीबाग पर आक्रमण किया। चलिए अब लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। क्वेश्चन क्या कहता है? लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड क्या था? लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। एक बात बताओ, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड क्या था? लगभग मुक्त था। किस वंश से? क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस वंश से झारखंड लगभग मुक्त था? तो लोधी वंश से। 4 वंश दे देगा आपको, जिसमें से लोधी वंश आंसर देना। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा। अब देखो इस काल में, कौन काल में? लोधी वंश के समय में छोटा नागपुर पर जो राजा था उस समय कौन था? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण। मतलब प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराट। प्रताप, छत्र, विराट को कोई दिक्कत नहीं हुआ था। किस वंश से? लोधी वंश से, क्योंकि उसने कभी भी इस पे आक्रमण नहीं किया, इन तीनों पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इस तरह का कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा है, यानी कि नागवंशी राजा है जो कि लोधी वंश से प्रभाव मुक्त रहा। उसमें से 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको चुनना है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पता चलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। अब यहाँ पर देखो, लोधी वंश के जो समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना। ठीक है, लोधी वंश देखो हमारे झारखंड में नहीं आया, लेकिन उड़ीसा गया। उड़ीसा में कौन सा वंश? गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। ओह, यहाँ पर देखो इस तरह समझो, लोधी वंश के समकालीन, लोधी वंश के समय में ही उड़ीसा के गणपति वंश, गजपति वंश, उड़ीसा का कौन सा वंश? गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। मतलब जानते हो, उड़ीसा का राजा, गजपति वंश का राजा हमारे झारखंड में आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? तो लोधी वंश के समय में किया था। आगे बढ़ते हैं। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। बात को समझो, कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत का शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्वी भारत का शक्तिशाली शासक कौन था?
तो कपिलेंद्र गजपति। कब? लोधी वंश के समय, लोधी वंश के समकालीन दक्षिण पूर्वी भारत का शक्तिशाली शासक कौन था? तो कपिलेंद्र गजपति था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। देखो किसने कर लिया? तो कपिलेंद्र गजपति ने। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? कपिलेंद्र गजपति। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर किसको किसको छोड़ दिया? कपिलेंद्र गजपति ने संथाल परगना और हजारीबाग को नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर, नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। किस वंश को? कपिलेंद्र गजपति को किस वंश से सामना करना पड़ा? यानी कि नागवंशी राजा को किस वंश से सामना करना पड़ा, ये भी बोल देगा कपिलेंद्र गजपति। तो रिलेट करो, हर लाइन को पढ़ने के बाद खुद में रिलेट करो कि क्वेश्चन क्या बनेगा, तब मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन आगे कहता है कि खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। फिर से समझो, खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगर उसे मतलब झारखंडी सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय को। ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा मत सोचना। आप देखो, अगर आप इसको पढ़ लेते हो, अभी देखो जैसे कि खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय, बात समझना, आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय एक ही नाम है, ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। ठीक है, अतः उसे अपना सैन्य दल को झारखंड भेजा ना, तो उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव में होता है, अब दिखाते हैं। देखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसको जाना जाता है? देखिए तो क्या है आंसर, क्या होगा? आदिल शाह द्वितीय को। कैसे जाने? जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और धैर्य के साथ पढ़ो। ठीक है, जल्दी जल्दी मत करना है, दिमाग लगा के पढ़ो। तो खान देश का शक्तिशाली शासक कौन था? आदिल शाह द्वितीय था या फिर आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अब देखिए, अगला टॉपिक है शेरशाह के सेनापति खवास खान ने चेरो महाराजा महारत चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक के हाथी प्राप्त किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आगे है कि शेरशाह के सेनापति कौन थे? खवास खां थे, ये भी क्वेश्चन बनेगा। ने चेरो महाराजा किसको परास्त किया? महारत चेरो को। ठीक है, तो खवास खान ने महारत चेरो को परास्त किया और श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया। श्याम सुंदर नामक हाथी कौन प्राप्त किया? तो खवास खां कौन था? शेरशाह का सेनापति था। और किसको पराजित किया? तो महाराजा महारत चेरो को। चेरो राजा था, चेरो का महाराजा महारत चेरो को। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ी के रास्ते पर शेरशाह ने अपना बंगाल अभियान में उपयोग किया था। अब देखो, राजमहल की पहाड़ियों के बीच, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ साहिबगंज में है ना, तो राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ी के रास्ते। अब क्वेश्चन आएगा कि तेलियागढ़ी के रास्ते शेरशाह ने अपने बंगाल अभियान का जो उपयोग किया था, किस रास्ते से गया था? शेरशाह तेलियागढ़ी के रास्ते। ठीक है, और ये तेलियागढ़ी रास्ता कहाँ पर है? तो राजमहल की पहाड़ियों में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए, अकबर ने शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। क्वेश्चन आएगा कि अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने भेजा था? तो शहबाज खां को। अकबर ने शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई। ठीक है, तो नागवंशी शासक, देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि शहबाज खान ने जो भेजा, यानी शहबाज खान जो आया था, अकबर के द्वारा भेजा गया शहबाज खान ने झारखंड विजय प्राप्त में नागवंशी शासक किसको पराजय किया? तो मधुकर शाह को। किसने किया? शहबाज खान ने। किसने भेजा?
औरंगजेब ने। ऐसे आपको डिस्कस करना होगा हर लाइन पे, ठीक है। अकबर की बात करते हैं। अकबर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर का सेनापति मान सिंह मानभूम से गुजरा। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। किधर से गुजरा? मानभूम से, ठीक है। मान सिंह ने, देखो मान सिंह मानभूम नाम एक जैसा है। मान सिंह ने क्या लिखा है? परा तथा तिलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया? तो मान सिंह ने क्या कराया? परा तथा तिलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। पंचेत का किला भी इसी समय बनवाया गया। पंचेत का जो किला बनवाया किसके समय में बनवाया गया? क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर देंगे? अकबर के समय में पंचेत का किला बनवाया गया, ठीक है। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह मानभूम, ठीक है। मान सिंह था और किधर से गुजरा? मानभूम से गुजरा, ठीक है। मान सिंह ने पारा तथा तिलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पंचेत का किला भी इसी समय में बनवाया गया। क्वेश्चन आएगा पंचेत का किला किसके समय बनाया? तो अकबर के काल में। अकबर के सेनापति मान सिंह ने राजमहल साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। अकबर के सेनापति मान सिंह ने राजमहल, राजमहल कहाँ है? साहिबगंज में है, अभी बताया आपको। तो राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। बंगाल की राजधानी कहाँ? राजमहल कहाँ है? साहिबगंज में। किसने बनाया? अकबर के सेनापति मान सिंह ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अकबर के सेनापति ने बंगाल की राजधानी साहिबगंज यानी कि राजमहल बनाया? तो मान सिंह ने, ठीक है। या फिर मान सिंह ने, अकबर के सेनापति मान सिंह ने बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई? तो राजमहल या साहिबगंज। राजमहल। अगला, पारकोट महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया। तो पारकोटा महल जो था ना, पारकोटा महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया। अब आगे आइए। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, उसी के अनुसार हजारीबाग यानी कि उसने अपना ग्रंथ में लिखा होगा कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना किसके अनुसार बिहार सूबा में शामिल था? तो आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है। या फिर आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना किस सूबा में शामिल था? बिहार सूबा में। कोकरह के नागवंशी राजा ने मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम हीरे के खान का मालिक कहा गया है। फिर से सुनो, कोकरह के नागवंशी राजा को नागवंशी ग्रंथ में जमींदार ए खां आलम हीरे के खान का मालिक कहा गया। किसको कहा गया? कोकरह के नागवंशी राजा को मुगल कालीन ग्रंथों में। कौन सा मुगल कालीन ग्रंथ में? तो जमींदार ए खां आलम, ठीक है, हीरे का खान का मालिक। हीरे के खान ये ना, जमींदार खां आलम, उसका हिंदी नाम हुआ हीरे के खान का मालिक कहा गया। क्या कहा गया? कोकरा के नागवंशी राजा को मुगल ग्रंथों में जमींदार, मुगल का जो ग्रंथ था ना, मुगल का जो ग्रंथ था उसमें कहा गया था हीरा के खान का मालिक। किसने, किसमें? किस राजा को? नागवंशी राजा को, कोकरा के नागवंशी राजा को। किस काल के ग्रंथ में? मुगल कालीन ग्रंथ में। अगला है जहांगीर। क्वेश्चन जहांगीर के बारे में जानते। देखिए, तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। अब देखो बात को समझो। तुजू के जहांगीरी में, किसमें? तुजू के जहांगीरी में, बात को समझना। तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। अब किसमें किया है? शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलेगा? तुजू के जहांगीरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ना आपको हम दिखाएंगे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। तुजू के जहांगीरी में शंख नदी में, ठीक है।
जानते हो तुजू के जहांगीरी में हमारे झारखंड को खोखरा कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तुजू के जहांगीरी में हमारे झारखंड को क्या कहा गया है? खोखरा। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से मुगल काल में खुखरा कहा गया है, कन्फ्यूज नहीं करना, खुखरा मुगल काल में, ठीक है, या फिर कुकरा। तो ये सब हम पढ़ा दिए, फर्स्ट लेसन में ही था, आपका चौथा लेसन में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकरा के नागवंशी शासक दुर्जन साल ने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कोकरा के किस नागवंशी राजा ने मुगलों की अधीनता अस्वीकार किया था, यानी कि ठुकरा दिया था? तो दुर्जन साल, ठीक। अब देखिए कहता है जहांगीर के ने इब्राहिम खां को दुर्जन साल को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। जहांगीर के इब्राहिम खां को अर्जुन साल को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। अब देखो आगे कहता है इससे मना करने पर, क्या बोल रहा है समझो, इससे मना करने पर दुर्जन साल को 11 वर्षों तक बंदी बना लिया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि 11 कितने साल तक बंदी बनाया? 11 साल तक। किसको बनाया? दुर्जन साल को। कौन था? तो जहांगीर के, देखो जहांगीर ने इब्राहिम खां को दुर्जन साल को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा। इसके मना करने पर दुर्जन साल ने 11 वर्षों तक क्या किया? 11 वर्षों तक बंदी बना लिया गया दुर्जन साल को, 11 वर्षों तक, ठीक है। तो याद रखना किसको भेजा? जहांगीर ने इब्राहिम खां को भेजा, ठीक है। किसको पकड़ने भेजा? दुर्जन साल को। और दुर्जन साल को पकड़ने के बाद क्या क्या 11 वर्षों तक बंदी बना लिया, ठीक है। आगे देखिए कहता है बाद में दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बात को समझो, बाद में दुर्जन साल के मुगल शासक जहांगीर को, ठीक है, दुर्जन साल के मुगल शासक जहांगीर को, दुर्जन साल के नहीं है, ने है, ठीक है। दुर्जन साल ने जहांगीर को 6,000, क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना हजार रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया? 6,000, ठीक है। जिसके बाद जहांगीर ने हीरों के परखी दुर्जन साल को शाह की पदवी दी और मुक्त कर दिया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आएगा कि शाह की पदवी किसे मिला था? दुर्जन साल को। दुर्जन साल को जहांगीर ने जब कैद कर लिया तो जब उसको कितना बोला कि पेंशन दोगे तो हम छोड़ देंगे? 6,000 रुपया। हीरो का परखी कौन था? दुर्जन साल था, ठीक है। और कौन सा पदवी मिला? शाह की पदवी। किसने दिया? जहांगीर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्जन साल ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। दुर्जन साल ने ना अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। नवरत्न दुर्जन साल ने बहुत भवन बनवाया, तो जिसमें से नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था थी। इसी भवन में झरोखा दर्शन, कौन से क्वेश्चन आएगा, किसने बनवाया? पहले नवरत्नगढ़ नामक महल किसने बनाया? दुर्जन साल ने। और उसमें कौन सा दर्शन है कि झरोखा दर्शन, किस भवन में झरोखा दर्शन की व्यवस्था थी? तो आंसर देंगे नवरत्नगढ़ महल में। किसने बनवाया? दुर्जन साल ने। दुर्जन साल को किसने बंदी बनाया था? तो जहांगीर ने। कितना रुपया वार्षिक वेतन के चलते उसको छोड़ा जाएगा? 6,000 रुपया। हीरो का पारखी कौन था? परखी दुर्जन साल था, ठीक है। शाह की पदवी किसे मिला? दुर्जन शाह को। सारा क्वेश्चन मिलेगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्जन साल ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रहा। बात को समझो, दुर्जन साल ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? दोईसा को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोईसा को अपनी राजधानी किसने बनाया? दुर्जन साल। दो से दुर्जन साल, दो से दोईसा, ठीक है। लगभग 100 वर्षों तक नागवंशी की राजधानी रहा। अगला है, दोईसा के स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है। बात को समझो, चूँकि उसके प्रभाव में रहा था ना दुर्जन साल, उसका बंदी बना जहांगीर का, 6,000 वार्षिक वेतन दिया, वहाँ गया देखा उसका महल उल, तो उसी टाइप का वो बना दिया, ठीक है। तो दोईसा के स्थापत्य कला पर
मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है, मतलब वहाँ से जो जो देखा उस तरह का चित्र उसने बनवाया होगा। ठीक है, इस तरह समझ लो। अगला क्वेश्चन, दोयसा के स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला की झलक मिलती है। आगे है, पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के समय में पलामू का चेरो राज अत्यंत समृद्धशाली था। किसके समय में? पलामू का चेरो वंशी शासक कौन था? प्रताप राय। और उसके समय में पलामू राज्य ना अत्यंत समृद्धशाली था, मतलब स्वकुशल था, सब चीज़ था, सब जनता वहाँ का प्रजा खुश था। किसके समय में? प्रताप राय के भी समय में। ठीक है, पलामू का चेरोवंशी शासक था। पर पूरा देखो क्या लिखा है, पुराना पलामू किला का निर्माण इसी के काल में हुआ, यानी कि चेरोवंशी के काल में हुआ। प्रताप राय ने करवाया होगा। पुराना पलामू किला का निर्माण किसने करवाया? प्रताप राय ने। और किसके काल में निर्माण हुआ? प्रताप राय के काल में चेरोवंशी शासक था। ठीक है, और समृद्ध था। अगला, बाद में मेदिनी राय, अब देखो यहाँ मेदिनी राय, मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया। अब देखो बाद में क्या किया, पुराना पलामू किला के बगल में ही मेदिनी राय ने क्या किया कि पुराने किले के समीप के पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया। क्वेश्चन आएगा, नया किला का निर्माण किसने कराया? तो आंसर देंगे मेदिनी राय ने। किसने? मेदिनी राय ने। और कहाँ कराया? पुराने किला के समीप में। अफजल खान ने और जहांगीर के शासनकाल में, सुनो, अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। क्वेश्चन को समझो, अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध, ठीक है, एक सैन्य अभियान चलाया। किसने चलाया? अफजल खान ने। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजा, अब पलामू का चेरो राजा तभी जाने हम लोग, चेरवंशी प्रताप राय था, फिर बाद में मेदिनी राय हुआ, तो उसी के लिए चलाया होगा अफजल खान ने। और जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू चेरोवंशी शासक अनंत राय था। हाँ, जब उस समय चलाया ना तो चेरोवंशी शासक कौन था? अनंत राय था। इसका मतलब प्रताप राय, मेदिनी राय के बाद अनंत राय आया, और उस समय अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया, और उस समय चेरोवंशी शासक अनंत राय था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन था नागवंशी शासक? तो अनंत राय। और अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में चलाया था, उस समय चेरोवंशी शासक कौन था? तो अनंत राय। किसी भी तरह पूछेगा, पढ़ा हुआ रहना चाहिए, बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मजा आएगा, देखना भी। अनंत राय के बाद सहबल राय पलामू का शासक बना। क्वेश्चन को समझो, अनंत राय के बाद सहबल राय पलामू का शासक बना। उसने सड़क आजम ग्रांड ट्रंक रोड पर चौपारण हजारीबाग तक अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। अनंत राय के बाद सहबल राय पलामू का शासक बना। कौन बना? सहबल राय। कहाँ का शासक? पलामू का शासक बना अनंत राय के बाद। तो क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, देखो पहले कौन बना? प्रताप राय, फिर मेदिनी राय, फिर अनंत राय, तब कौन बना अनंत राय के बाद? सहबल राय, पलामू का शासक बना। ठीक है, उसने सड़क आजम यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड पर चौपारण हजारीबाग तक अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। ठीक है, किसने? अनंत राय ने। अनंत राय के बाद जो बना ना सहबल राय, उसी ने पलामू शासक, उसने सड़क आजम यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का चौपारण कराया। किसने कराया? सहबल राय ने, पलामू का राजा। अनंत राय के बाद बना था। चलिए यहाँ तक हो गया ना, याद हो जाएगा। अब आ जाइए शाहजहाँ के बारे में। देखिए शाहजहाँ क्या कहता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में शाइस्ता खां ने पलामू के देखिए क्या कहता है, शाहजहाँ के शासनकाल में शाइस्ता खां ने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहाँ के शासनकाल में किसने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया? तो किसने किया? शाइस्ता खां ने। ठीक है, जिसका सामना पलामू के राजा तेज राय ने किया। अब देखो शाइस्ता खां भिड़ा किसके साथ? तेज राय के साथ। ठीक है, तो शाहजहाँ के शासनकाल में शाइस्ता खां ने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया, जिसका सामना पलामू के किस राजा के साथ हुआ? तो तेज राय।
शाइस्ता खां तेज राय, याद रखना, बस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब, और ये आपका लास्ट है औरंगजेब। कहता है औरंगजेब के शासनकाल में कोपरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। बात को समझो, औरंगजेब के शासनकाल में कोकरा यानी कोपरा लिखा है, कोपरा का नागवंशी राजा कौन था? रघुनाथ शाह था, ये याद रखना। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु हरिनाथ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था? हरिनाथ था। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपसे, क्या बनेगा? तो नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब का। तो और क्या, रघुनाथ शाह और राम शाह किस वंश का शासक था? नागवंशी वंश का था। और किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब का। ठीक है, तो याद रखेंगे। और औरंगजेब के शासनकाल में कोपरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। ठीक है, रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था? हरिनाथ था। ये भी क्वेश्चन आएगा, ये रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था? हरिनाथ था। आगे बढ़ते हैं। कहता है रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दंगनी स्वभाव का था। उदार व्यक्ति रघुनाथ, जैसे कि रघु ने बोलते रघु राम बोलते हैं ना, रघुकुल का राम, तो राम कैसा था? उदार व्यक्ति था। उदार मतलब क्या कि सही गलत मतलब गलत नहीं करता था। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति था और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर रांची का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मदन मोहन मंदिर कहाँ है? रांची में। किसने बनवाया? किसने बनवाया? रघुनाथ शाह ने। किसके काल में बनवाया? औरंगजेब के काल में बनाया। बस ये सब क्वेश्चन आएगा। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। अब देखो, रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर बनाया, उसके बाद कहाँ? रांची का चुटिया नामक स्थान पर राम सीता, अभी बोले राम का जिक्र, रघुनाथ है ना, रघुराम बोलते हैं ना, तो राम सीता मंदिर का नाम कौन कराया? कौन करवाया? तो रघुनाथ ने। अरे उदार आदमी था, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, तो इसलिए तो राम सीता उसको हो सकता है नाम पसंद हो। ठीक है, यानी नाम उसका रघु नाम भी है, याद करने का ये सब लॉजिक दे रहे हैं। तो सीताराम का मंदिर बनवा दिया राम सीता का। और क्या बनाया? मदन मोहन मंदिर रांची में ही चुटिया नामक स्थान पर बना दिया राम सीता मंदिर। हरि ब्रह्मचारी, और उसका धर्मगुरु कौन था? रघुनाथ शाह का कौन था? हरिनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और कब की बात है ये सब? औरंगजेब के काल की बात है। ठीक, आगे बढ़े। चलो, मज़ा आ रहा है? पता नहीं आ रहा है कि नहीं, वो तो कमेंट से ही पता चलेगा आपका। अब कहता है कि राम शाह और, देखो क्या बोल रहा है, राम शाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे, मतलब अच्छा संबंध था। राम शाह और मुगल शासक और, देखिए राम शाह, नाम को समझो, राम शाह और औरंगजेब के बीच ना अच्छा संबंध था, दोस्ताना संबंध था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछेगा जानते हो? कहेगा औरंगजेब से अच्छा संबंध किस नागवंशी शासक का था? तो राम शाह का था। आगे देखो, रघुनाथ शाह ने तो मंदिर बनाया, अभी राम शाह आ गया। पादशाह नामा एवं आलमगीर नामा के अनुसार औरंगा नदी के किनारे 1660 ईस्वी में चेरो राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के बीच युद्ध हुआ, जिसमें साहब राय की पराजय हुई। बात को समझो, पादशाह नामा एवं आलमगीर नामा के अनुसार, बात को समझो, पादशाह नामा एवं आलमगीर नामा के अनुसार औरंगा नदी के किनारे 1660 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में किस नदी के किनारे? औरंगा नदी के किनारे चेरो राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के बीच युद्ध हुआ, जिससे साहब राय की पराजय हुई। ठीक है, देखो मुगल काल में ना मुगल वंश लोग का यहाँ राजा सब जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे दाऊद खान के बीच जब वो युद्ध हुआ ना, तो हरा दिया किसको? चेरो राजा साहब राय को दाऊद खान ने हरा दिया। ठीक है, और क्या, बात को समझो, ये किस नदी के किनारे हुआ था? औरंगा नदी के किनारे। ये लॉजिक यहाँ याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन राम शाह का उसके साथ राम शाह का तो संबंध अच्छा था, लेकिन साहब राय जब आया होगा ना, उस समय संबंध अच्छा नहीं रहा होगा, तो औरंगजेब का सेनापति दाऊद खान ने उस पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया, साहब राय को। आगे बढ़ते हैं।
औरंगजेब के समय में कुंडा के शासक चुन राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, औरंगजेब था ही मूर्ति भंजक था, मूर्ति वगैरह तोड़ देता था और क्या अपने धर्म को ये धर्म बदलवाने में बहुत माहिर था, मतलब कि ज़बरदस्ती करता था। ठीक, बहुत ही गंदा शासक था समझ लो औरंगजेब, अच्छा नहीं था। तो औरंगजेब के समय में कुंडा के शासक जो चुन राय ने ना इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना के विरोध में चेरों ने क्या चुन राय की हत्या कर दी। देखो हाँ, इस बार भी हत्या हो गया। ठीक है, चुन राय ने इस्लाम धर्म कर लिया स्वीकार, अब देखो कोई मुसलमान बन गया तो इस घटना के कारण वहाँ का जो स्थानीय लोग होगा वो लोग गुस्सा करेगा कि नहीं। तो विरोध में क्या किया, चेरों ने चुन राय की हत्या कर दी। आगे झारखंड के धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणकारों से पूर्णतः बचा रहा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नोट वाला बात है, ये याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन कहेगा कि झारखंड में कौन सा एकमात्र ऐसा स्थान था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा, तो कौन था, धनबाद था। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया था कि झारखंड में किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है, किसको, आदिल शाह द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। जिस समय चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासक था, तो किस वंश का शासक था, तो उस समय ना नाग वंश का शासक था। ठीक है, अगर वन नहीं पढ़े हैं उसमें तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो रटना, आपको लिखना होगा, याद रखना होगा और ये सब नोट कीजिए अगर आपको याद रखना है अच्छे से तो, या फिर आप लोग दोबारा रिवीजन करते रहना वीडियो देख के। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो सत्य की बात कर रहा है, कहता है चैतन्य चरितामृत में झारखंड क्षेत्र के भौगोलिक आकार का वर्णन किया गया है, ये सही है। फिर है चैतन्य चरितामृत के अनुसार, ठीक, चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के ने संताल परगना क्षेत्र के कई गांवों में ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी, ये भी सही है आपका। ठीक है, चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना क्षेत्र के कई गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी, बात सही है। ठीक है, ये याद रखना, चैतन्य चरितामृत के अनुसार जो था ना, चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना क्षेत्र में कई गांवों में क्या स्थापित किया था, ठाकुर बाड़ी की स्थापना। और है चैतन्य चरितामृत में झारखंड के कई क्षेत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सही बात है, चैतन्य चरितामृत में झारखंड के कई क्षेत्रों को ले, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कहता है कि झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया, मीराबाई, कालिदास, चैतन्य महाप्रभु या तीनों मिलकर, क्या आंसर दोगे। तो देखो ये वैष्णव मत का जो प्रचार प्रसार किया ना चैतन्य महाप्रभु ने किया। किसने किया है, चैतन्य महाप्रभु ने। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड में एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया। जानते हो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा जानते हो, आपको बताए थे, याद करो। उड़ीसा के शासक झारखंड के ने उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया था, तो क्या था, कलिलेंद्र। याद रहा, तो आंसर याद रखना है कलिलेंद्र था वो व्यक्ति। कौन था, कलिलेंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया। तो पढ़ाए थे ना, बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में नादिया पर आक्रमण किया था, तो किस पर, नादिया पर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। फिर वही क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था, 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गुलाम वंश के संबंध में निम्न से कौन सा कथन
असत्य सत्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहता है कि गुलाम वंश के समय झारखंड सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय शासनकाल में इसके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर ना सभी कथन सत्य है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन था देखो फिर से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई। बहुत अच्छी बात है और किया गया था, सही बात है। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। बताए भी थे आपको कि इल्तुतमिश और बलबन के समय में झारखंड क्या था? मुक्त रहा था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासक था। बिल्कुल था, पढ़े थे हम लोग। तो सभी कथन सत्य है। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश का एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो शक्तिशाली राजा बताए थे हरिकर्ण था। कौन था? हरिकर्ण, याद करो। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश के समय हरिकर्ण था। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? ठीक, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? छज्जू मलिक को। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? छज्जू मलिक को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने तो भेजा था? छज्जू मलिक। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? कब भेजा था? ये भेजा था 1310 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? कौन सा? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? देखो सारा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, मलिक काफूर। इसका आंसर हो जाएगा आपका मलिक काफूर। फिर से समझो, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से किस नागवंशी राजा को अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फनी मुकुट राय, बेनुकर्ण। दोनों ने अधीनता स्वीकार कर लेता, उपरोक्त दोनों ने। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो फनी मुकुट राय और बेनुकर्ण ने। तो दोनों ने आंसर दे देना, दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो सत्य की बात कर रहा है। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक काल के सिपह सलार मलिक बयान ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। हम लोग पढ़े थे, थ्योरी पार्ट में ही पढ़े थे, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा का शासक, ठीक है, छज्जू मलिक ने बोले थे, तो वही बात है, उसका पूरा नाम लिखा है। तो एमबीटी ने उसको नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है, सतगावा हजारीबाग में था जो। और तुगलक काल के सिपह सलार मलिक बयान ने हजारीबाग के चाई किला को जीत कर फतेह खान दौरे के हवाले किया था। ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पे सही है, दोनों उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के डैश क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? सतगावा। क्या आंसर होगा? सतगावा। फिर से समझो, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह के हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लोदी वंश के शासन के दौरान इनमें से किस ने झारखंड पर शासन नहीं किया? किसने नहीं किया था? तो आंसर होगा हरिकर्ण ने। देखो ये सब क्वेश्चन हम बोल रहे थे उस समय किस तरह से पूछा जाएगा। पर लोधी वंश के समय प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण था, ठीक है, छत्रकर्ण था, लेकिन हरिकर्ण नहीं था। तो लोधी वंश के शासन के दौरान किस ने झारखंड पर शासन नहीं किया था? तो हरिकर्ण ने नहीं किया था। लेकिन लोधी वंश के समय कौन कौन किया? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण, याद रखेंगे, आपको बताया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? किस वंश ने किया था? तो गजपति वंश ने, ठीक है, याद रखेंगे। आपको ये भी बताया गया था कि गजपति वंश ने लोधी वंश के समय में झारखंड पर क्या किया था, यानी कि लोधी वंश के समकालीन में ही उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड से करना पड़ा था, ये बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 18, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? लगभग, तो आंसर हो जाएगा आपका लोधी वंश। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? लोधी वंश। लोधी वंश के समय में झारखंड मुक्त रहा था। अगला क्वेश्चन 19 कहता है क्या कि निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड के नागवंशी शासक थे? ठीक है, तो कौन थे? तो देखो प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण, ठीक है। प्रताप, छत्र और विराट लोधी वंश के समकालीन थे और लगभग मुक्त था। लोधी वंश से ये तीनों वंश लगभग मुक्त ही रहा था, ठीक। तो उपरोक्त तीनों आंसर होगा इसका। कहता 1994 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो किस क्षेत्र में ली थी शरण? सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी ने साहिबगंज में, ठीक है, याद रखेंगे, साहिबगंज में हुसैन शाह सरकी ने शरण लिया था सिकंदर लोदी के भाई से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया गया था? हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम सरकी, अब्दुल्ला सरकी, सलीम सरकी। क्या आंसर देंगे इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल्ला सरकी। फिर से समझो, कहता है कि जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल्ला सरकी, यही ना होगा। जानते हो ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट उतना नहीं लग रहा है, लेकिन याद रख लेना, ठीक है। अब्दुल्ला सरकी कि जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश सिंह पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया था? अब्दुल्ला सरकी ने। क्वेश्चन नंबर 22, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ठीक है, जब थ्योरी पार्ट में पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था राजमहल क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र का? राजमहल क्षेत्र का शेरशाह ने बंगाल अभियान के समय उपयोग किया था, राजमहल साहिबगंज में। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के सेनापति खवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक, देखो ये क्वेश्चन भी पढ़ाए थे, श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? किस चेरो शासक को? तो आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हो, महारथ चेरो, यही था, महारथ चेरो को पराजित किया था खवास खान ने, शेरशाह का सेनापति, और श्याम सुंदर हाथी प्राप्त किया था, महारथ चेरो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखो असत्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा पढ़ते हैं, देखो कौन सा असत्य है। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई, बिल्कुल सही है। इसका देखो
शाही सिक्का चला ना। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक दौरा का प्रयोग किया। ये भी सही है। झारखंड राज्य में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी प्राप्त करना था। ठीक है, कर भी तो लिया था। ठीक है, ये भी सही है। श्याम सुंदर नामक हाथी ही प्राप्त किया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यही होगा। कहता है कि पलामू में किस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका भागवत राय। पलामू के किस चेरो राजा को चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा? क्या आंसर हो जाएगा? भागवत राय। चलिए, याद रहेगा ना, पलामू के किस चेरो राजा ने चंदेरी के युद्ध में पराजय का सामना, तो भागवत राय को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, और ये कहाँ का था? पलामू का था। कौन सा राजा? चेरो राजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 अकबर के ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? किसे भेजा था? इब्राहिम अली को, सेनापति मलिक को, छज्जू मलिक को, या फिर शहबाज खां को? तो अकबर के शासनकाल में ही शहबाज खां था और उसी को भेजा था, शहबाज खां को। ठीक है, देखो याद रहेगा, एक बार में नहीं रहेगा, 2-3 बार देखना वीडियो। ठीक है, तो कहता है अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? शहबाज खां को। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? ठीक है, तो आंसर होगा मधुकर शाह। क्या होगा? मधुकर शाह। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? मधुकर शाह। बताए भी थे आपको उस समय, क्या बताए थे कि अकबर ने 1585 में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध, तो अकबर ने शहबाज खां को भेजा था, और किस नागवंशी शासक? मधुकर शाह के विरुद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? अकबर ने बनाया सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 29। कहता है कि 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? मान सिंह ने, देखो किसको बनाया था? संथाल परगना, राजमहल, पलामू, हजारीबाग। तो जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए थे राजमहल को बनाया था। किसको बनाया था? राजमहल को, साहिबगंज में जो है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि किसने? मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? राजमहल को। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि शहबाज खां ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में पराजित किया? किसको किया था? अभी तो बताए थे मधुकर शाह। ठीक है, शहबाज खां अकबर ने भेजा था, मधुकर शाह को पराजित किया था। राजधानी कहाँ बनाया था? साहिबगंज में, राजमहल। अगला क्वेश्चन, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? शेरशाह को। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शेरशाह को। याद रहेगा ना, मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोकरा के नागवंशी शासक ने मुगल कालीन ग्रंथ में जमींदार एक खां आलमा से संबोधित किया गया है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ हो जाएगा? तो अर्थ हो जाएगा हीरे के खान का मालिक। ठीक है, देखो बात को समझो। कहता है कि कोकरा के नागवंशी शासक को
मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधित किया गया, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो हीरे के खान का मालिक। अभी तो बताए थे जब हम थ्योरी पढ़ाते, कितना अच्छा से बताए थे कि क्वेश्चन बन सकता है कोकरा के नागवंशी शासक के मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम से संबोधित किया गया, जो ब्रैकेट में था क्या था? हीरो के खान का मालिक था, संबोधित किया गया, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो हीरो के खान का मालिक। ठीक है, याद रखेंगे डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया? देखो, अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी या तुजू के जहांगीरी। क्या बताओ, थ्योरी पार्ट में नहीं पढ़े थे कि तुजू के जहांगीरी में क्या गया था? बिल्कुल सही, तुजू के जहांगीरी। आपने बिल्कुल सही सोचा है अगर तुजू के जहांगीरी आंसर दे रहे हैं तो। और आपको बताया गया था तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया था। मुगल काल में खुखरा या कुकरा, लेकिन खोखरा कहा गया था तुजू के जहांगीरी में, खोखरा झारखंड को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसी में यानी कि तुजू के जहांगीरी में ही शंख नदी से हीरे प्राप्त के तरीके का वर्णन है। अगला, निम्न में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? मुस्लिम, हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा या धनबाद? तो बेलो पढ़ाए थे ना, धनबाद मुस्लिम आक्रमणकारी से बिल्कुल बचा हुआ रहा था। इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पार्ट के बाद करना चाहिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव, मज़ा आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? अब भी बता रहे थे आपको, मुगल काल में क्या नाम जाना जाता था, बताओ तो? खोखरा। क्या? खोखरा। याद रखेंगे, मुगल काल में क्या नाम से जाना जाता था? तो खोखरा नाम से जाना जाता था। बताए थे ना अभी, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि मुगल काल में खोखरा, मुगल काल में ना यानी कि खोखरा या फिर कुकरा, ये दोनों बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखना खोखरा, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। मुगल काल में मुगल काल में झारखंड का नाम किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे खोखरा जानते हो किस में था? तुजू के जहांगीरी में था। ये बात समझना, तुजू के जहांगीरी में था। लेकिन अगर मुगल काल की ग्रंथ में अगर बात करें, मुगल में उसमें था खुखरा या कुकरा। ठीक है, क्वेश्चन सेट नहीं कर पाया यहाँ पे। देखो ना किस तरह लिखा है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में ही आया था तुजू के जहांगीर, तो मुगल काल का आदमी था ना, तो खोखरा था। लेकिन अगर मुगल काल की बात करें तो उसमें तुजू के जहांगीरी में था ये। लेकिन अगर मुगल काल की बात करें तो उसमें कहा गया था खुखरा, लेकिन लिखने का तरीका होगा खुखरा या फिर कुकरा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो याद रखना। ठीक, अब देखो जैसे कि यहाँ पशु भूमि दिया है। ठीक है, तो पशु भूमि किस में कहा गया था? महाभारत में कहा गया था पशु भूमि। ठीक है, नरीखंड था, नरीखंड किस में कहा गया था? नरीखंड याद आपको सब पढ़ाया गया है। अगर पहला वीडियो आप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि नरीखंड किसको कहा गया था? तो हम ही लोग का यानी कि संथाल परगना, ठीक है, इसको कहा जाता था। उसके बाद है पुंड्र देश, पुंड्र देश एतरे ब्राह्मण में क्या गया था? पुंड्र देश। ठीक, तो ये सब बातें हैं, इसमें जानना चाहिए आप लोग को। ठीक, क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्न में से किस पुस्तक के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे? अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी या हुमायूंनामा? तो देखो इसका आंसर आपको बताए थे आईने अकबरी में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक के माध्यम से जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल है? तो आईने अकबरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखें, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार खां अलामा, ठीक है, अर्थात हीरे की खान का मालिक कहा गया? देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर नागवंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पलामू के किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? ठीक है, तो भागवत राय था। ठीक है, भागवत राय
इसी को स्वीकार करना पड़ा था। तो पलामू के किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से पराजित होने के बाद मुगलों के अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो भागवत राय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि राजा मान सिंह किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया? ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था? तो 1589 ईस्वी में। ठीक है, राजा मान सिंह किस वर्ष बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया? 1589 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि किस वर्ष सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली? ठीक है, कब किया था? तो 1592 ईस्वी में। 1592 ईस्वी में किस वर्ष सिंहभूम के पोरहाट वंश के ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? 1592 में। ठीक है, पोरहाट वंश कहाँ से था? सिंहभूम था। ठीक है, अब मुगलों का अधीनता कब क्या? 1592 में। और ये क्वेश्चन क्या था कि राजा मान सिंह किस वर्ष झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो 1589 में। कौन? राजा मान सिंह झारखंड का सूबेदार कब बना? 1589। ठीक है, यानी कि 1 साल कम 90 होने वाला था। और यहाँ पर कहता है कि सिंहभूम के पोरहाट वंश के मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार कब कर लिया? पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार कर लिया? तो 1592। ठीक है, 1589 और 1592, ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है। 89, 90, 91, 92, यानी कि 3 साल में हो गया था। चलो क्वेश्चन 41 कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक तुजू के जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? अब देखो ऑप्शन दिया है 1610, 11, 1615, 16, 1620, 21, 1625, 26। तो क्या आंसर होगा? देखो 1615 और 16 में भेजा था, ये याद रखना। इसको हम फिर से बताते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक तुजू के जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो 1615 से 16 ईस्वी में। ठीक है, 1615-16 में तुजू के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था 1615-16 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मानसिंह ने जब उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो झारखंड को किस राजा ने मान सिंह का साथ दिया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मधु सिंह ने। फिर से समझो, मान सिंह ने जब उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो झारखंड के किस राजा ने मान सिंह का साथ दिया था? मधु सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? ठीक है, तो आंसर होगा अनंत राय। ठीक है, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? अनंत राय। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबल राय, भागवत राय, मेदिनी राय या प्रताप राय? अब देखो शेर के साथ लड़वाने से कौन मरा था? ठीक है, तो सहबल राय। कौन मरा था? सहबल राय को शेर से भिड़ा दिया। ठीक है, चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली के में शेर के साथ लड़वाने के साथ हुई, सहबल राय। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है क्या कि मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? शाइस्ता खां, बख्तियार खां, दाऊद खां या फिर इब्राहिम खां? कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम खां। फिर से समझो क्वेश्चन, तो हम 2 बार बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो इब्राहिम खां। जहांगीर के शासनकाल में झारखंड का राज्यपाल कौन था? इब्राहिम खां। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? राय, कर्ण, शाह या सिंह? जब हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो उस समय बताए थे दुर्जन साल ने को शाह की उपाधि दिया गया था। कौन सी उपाधि दिया गया था? शाह की उपाधि दिया गया था। आपको याद आया? देखो कोई भी क्वेश्चन है
तब तक आपका नहीं बनता है जब तक आप थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब अगर थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं तो आपको मज़ा आएगा। आपको हम बताए थे कि दुर्जन साल ने मुग़ल शासक जहांगीर को 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, बताए थे ना। और बताए थे कि जिसके बाद जहांगीर ने हीरों की परखी था दुर्जन साल को कौन सी उपाधि दिया, शाह की उपाधि दिया था। तो इसलिए कहते हैं थ्योरी पार्ट पढ़ो, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या बोलोगे, ठीक है। तो 12 साल तक उसको कैद रखा था नागवंशी राजा दुर्जन शाह को, ठीक है। जब वो हीरो का परखी था, 6,000 बोला कर देंगे हम सालाना वार्षिक कर देंगे, तो बोला ठीक है छोड़ देते हैं। और दुर्जन शाह को शाह की उपाधि इसलिए दिया क्योंकि वो हीरो का परखी था, ठीक है। तो 12 साल इसका आंसर रखना याद। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था। अभी पढ़े, कोई कितना घुमा घुमा के आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दुर्जन शाह। इसलिए हम बोले कि ये चैप्टर अगर आप पढ़ ले तो हमसे ये सब चीज़ अगर एक बार तैयारी कर ले तो ना, यकीन मानो आपका एग्जाम में नहीं छूटने देंगे, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन शामिल है। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था, दुर्जन शाह। इसीलिए इसको क्या उपाधि दिया, शाह की उपाधि दिया। कितना कर लगाया था, 6,000 कर लगाया था। किसने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। ये सब याद रखना है। इसमें आगे बढ़ते हैं कि मुगल काल में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था। अब देखो, हीरा प्राप्त करते थे कि नहीं उस नदी से, हम लोग पढ़े थे, तो आंसर हो जाएगा हीरा के लिए। क्वेश्चन 50 कहता है कि इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन शाह को पराजित कर किस वर्ष शंख नदी पर अधिकार किया। देखो, शंख नदी को भी नहीं छोड़ा। और कब की बात है, 1617 ईस्वी में इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन शाह को पराजित कर किस वर्ष शंख नदी पर अधिकार किया, 1617 ईस्वी में, ठीक है। याद रह जाएगा। देखो, एक बार में नहीं याद रहेगा, 3-4 बार देखना होगा आपको। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था। तो आंसर हो जाएगा आपको शाइस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा था, शाइस्ता खां को। समझ में आ रहा है, फिर से समझो। मुगल शासक जहांगीर ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था, शाइस्ता खां। सौ से शाहजहां, शाइस्ता खां पलामू के राजा सूबेदार को पराजित किया था, ठीक है। चेरो राजा को पराजित करके ने किस सूबेदार को भेजा था, शाइस्ता खां। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है क्या कि शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो आंसर होगा 1641 ईस्वी। शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण किया था, 1641 ईस्वी। 53 कहता है कि पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्ता खां को नजराना के रूप में कितने रुपये प्रदान किए थे। कितने रुपये प्रदान किए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका 80,000 रुपया ना। आप लोग को याद आ रहा है कुछ, ये क्वेश्चन आपका शायद नहीं था लेकिन हम बता दें, हाँ था, तो 80,000 रुपया बिल्कुल था। तो देखो, क्वेश्चन की बात को समझो। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जो आप थ्योरी पार्ट में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको याद रखना है। पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्ता खां को नजराना के रूप में कितना रुपये प्रदान किए, 80,000, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे प्रताप राय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजमहल। तो जहांगीर के पुत्र शाह शुजा ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो राजमहल को। अगला क्वेश्चन 55 कहता है, मुगलों द्वारा किस चेरो राजा को मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो प्रताप राय को, ठीक है। मुगलों द्वारा किस चेरो राजा को मनसबदारी प्रदान की गई थी, प्रताप राय। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलों द्वारा किस चेरो राजा को मनसबदारी प्रदान की गई थी, तो प्रताप राय। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, निम्न में से किस चेरो राजा ने
नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा पलामू के किले में लगवाया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मेदिनी राय। क्या हो जाएगा? मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा पलामू के किले पे लगवाया था? मेदिनी राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57। किस चेरो राजा ने दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मेदिनी राय। फिर से समझो, किस चेरो राजा ने दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? मेदिनी राय ने दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था। 58 नंबर कहता है, निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी गई थी? धवल, सबल, मेदिनी, प्रताप। क्या आंसर देंगे? तो देखिए आंसर होगा मेदिनी राय। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद ना मिला हो उसमें, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी गई थी? तो क्या हो जाएगा? मेदिनी राय। 59 नंबर कहता है क्या, औरंगजेब के समय पलामू में किस चेरो राजा का शासन था? किस चेरो राजा का शासन था? तो मेदिनी राय का शासन था। ठीक है, तो औरंगजेब के समय पलामू में किस चेरो राजा का शासन था? मेदिनी राय का। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसके शासन काल में चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? किसके? रघुनाथ, मेदिनी, सबल या प्रताप? क्या आंसर देंगे? तो देखो आंसर होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय के ही समय में ही क्या कहा गया इसको? चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 कि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया था? ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किस सूबेदार को पलामू पर, शाइस्ता खां, दाऊद खां, आलम खां या बख्तियार खां? ये तो आपको बताए थे। क्या आंसर बताए थे? दाऊद खां। औरंगजेब ने किसको भेजा था? दाऊद खां को। कहाँ पे? मतलब कि किस सूबे, देखिए औरंगजेब का कौन सूबेदार था? तो दाऊद खां सूबेदार था, जिसने पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था इसी को, दाऊद खां को। ठीक है, तो दाऊद खां याद रखेंगे, याद रहेगा ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां ने किस वर्ष पलामू विजय की स्मृति में पलामू के पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया? तो आंसर हो जाएगा आपका 1662 ईस्वी में। फिर से समझो, औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां ने किस वर्ष पलामू विजय की स्मृति में पलामू के पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया? तो 1662 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मनकली खां। मनकली खां। फिर से समझो, औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? मनकली खां को। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? क्या आंसर दोगे इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका रघुनाथ राय। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? रघुनाथ राय। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो कौन था? तो आंसर होगा दलेल सिंह। रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह। तेज सिंह, बागदेव सिंह, रघुनाथ सिंह, ये सब नहीं होगा, दलेल सिंह। अगला क्वेश्चन 66 कहता है क्या मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका चुन राय। क्या आंसर होगा? चुन राय। तो मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? चुन राय। चलिए अगला क्वेश्चन 67 पलामू में औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चेरों के बीच हुए भीषण संघर्ष में
चेरों को पराजय का सामना करना पड़ा था? तो होगा 1660 ईस्वी में। पलामू और औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चेरों के बीच हुए भीषण संघर्ष में चेरों को पराजय का सामना करना पड़ा था? तो 1660 ईस्वी में सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि किस आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठा, क्या आंसर हो जाएगा? मराठा आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया। ठीक है, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप? मराठा। तो इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्रमबद्ध पढ़ाई में, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है और इसमें भी बहुत ही लंबा चैप्टर चलेगा और इसमें करीब 90 क्वेश्चन कराएंगे इसमें क्षेत्रीय राजवंश से, और क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी लेते हैं। बस आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना लंबा वीडियो हुआ कि हमको नहीं लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ तक देख पाता है। ठीक है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो ज़रूर देखेगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है और देख लिए तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। मुझे बेहद पसंद आता है जब मेरी कोई वीडियो देखता है और कुछ सीखता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।